दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के विवाद में दिल्ली के दोनों विधायक अमानतुल्लाह खां और प्रकाश जारवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने खानपुर रेड लाइट से तब हिरासत में लिया जब वो एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस उन्हें सिविल लाइन थाने लाई और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खां ने जामिया नगर थाने में सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह को भी अरेस्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी से बदसलूकी मामले में बुधवार को सीएम केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन को भी हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की नजर में इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन अहम कड़ी बने हुए हैं, क्योंकि देर रात अंशु प्रकाश को वीके जैन ने मीटिंग के लिए कई बार फोन किए थे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहा मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता केजरीवाल सरकार की शिकायत को लेकर आज उपराज्यपाल से मिलने एलजी हाउस पहुंचे। सबसे पहले आज सुबह दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक एलजी से मिलने पहुंचे। बीजेपी के विधायकों ने कहा कि दिल्ली में अराजकता बढ़ गई है। इस मामले में मारपीट करने वाले विधायकों के साथ साथ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का डेलीगेशन बाहर निकला तो कांग्रेस के तमाम नेता भी केजरीवाल सरकार की शिकायत लेकर एलजी हाउस पहुंच गए। शीला दीक्षित और अजय माकन समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के बाद दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को भी एलजी ने बुलाया। इमरान करीबन 12:30 बजे एलजी हाउस पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इमरान ने बताया कि कल सचिवालय में उनके और उनके कुछ साथियों के साथ कर्मचारियों ने मारपीट की। फिलहाल इस पूरे मामले में केजरीवाल सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो एलजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को लेकर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मंगलवार की रात सीबीआई ने पीएनबी के एक और जनरल मैनेजर राजेश जिंदल को गिरफ्तार कर लिया। राजेश जिंदल 2009 से 2011 के बीच पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में प्रमुख रहा है, जहां पर हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया था। सीबीआई ने घोटाले की जांच के सिलसिले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी की फायर स्टार डायमंड कंपनी के सीएफओ विपुल अंबानी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी थी। सूत्रों का कहना है कि फायर स्टार के पैसों के लेन देन को विपुल देखा करता था। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले तक उससे जाँच एजेंसियाँ पूछताछ कर रही थी। सीबीआई ने फायर स्टार की ऑथराइज्ड सिग्नेचरी कविता मणिकर, नक्षत्र और गीतांजलि ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कपिल खंडेलवाल की भी गिरफ्तारी मंगलवार को की। इस महाघोटाले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो आने वाले समय में कुछ और भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां संभव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। रोटोमैक घोटाले के मुख्य आरोपी और कानपुर के व्यवसायी विक्रम कोठारी और उनके बेटे से सीबीआई दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई विक्रम कोठारी, उनके परिवार और कंपनी के लोगों से कानपुर में सघन पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने कानपुर, उन्नाव और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज भी हासिल किए थे, जिसके बाद विक्रम कोठारी और उनके बेटे को सीबीआई की टीम दिल्ली सीबीआई मुख्यालय लेकर आई थी और यहाँ इन दोनों से सघन पूछताछ की गई। सीबीआई की कार्रवाई और प्रवर्तन निदेशालय के कोठारी परिवार के विदेश जाने पर रोक लगाने के फैसले से देश का पैसा हड़प कर विदेश भागने वालों की लिस्ट में विजय माल्या, नीरव मोदी के बाद एक और नाम जुड़ने से बच तो गया, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिर विक्रम कोठारी से घोटाले की रकम आखिर वसूली कैसे जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन आज अपनी पार्टी का लॉन्च मदुरई में करेंगे और साथ ही उनके पार्टी के सिद्धांतों का घोषणा भी करेंगे। कमल हासन अपनी नई पार्टी के ऐलान से पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के आवास का दौरा किया और कलाम के भैया और भाभी से मिले।
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के परिजनों से मिलकर कमल हासन ने भावुक होकर कहा कि महान हस्ती ऐसे साधारण घरों से आते हैं। कमल आज शाम मदुरई में जनसभा के दौरान अपनी पार्टी के नाम का घोषणा करेंगे और पार्टी के झंडे का अनावरण करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कमल हासन अपनी पार्टी के लॉन्च से पहले रजनीकांत, करुणानिधि, स्टालिन, पिनराई विजयन से मिल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद करुणानिधि भी एक्टिव पॉलिटिक्स में ना होने के कारण कई सारी नई पार्टियां उभर के आ रही हैं। आगे देखना ये होगा कि क्या कमल हासन की मशहूरता उनके वोट्स में बदलेंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। आज लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 का आगाज हुआ। इस समिट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी समेत देश के 5000 बड़े उद्योगपति, दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां निवेश मित्र की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उद्योग के लिए ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कई निवेशकों ने लगभग 70,000 करोड़ से भी अधिक का निवेश का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इन्वेस्टर समिट में कहा कि काफी समय में यूपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 11 महीनों में सूबे का माहौल बदला है, लिहाजा निवेश भी बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अपनी आंखों की अदाओं के जरिए एकाएक करोड़ों दिलों पर छा जाने वाली मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश और डायरेक्टर ओमर वाहब के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों में आगे कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, तेलंगाना सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल फिल्म के वायरल हुए गाने को लेकर प्रिया प्रकाश और ओमर वाहब के खिलाफ मुंबई और हैदराबाद में केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस फिल्म के इस गाने से पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रिया प्रकाश ने अपनी याचिका में अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और इन दोनों राज्यों में आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाई है, वहीं बाकी राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वो इस मामले में प्रिया के खिलाफ नए मुकदमे दाखिल न करें। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बेंगलुरु में अमित शाह की रैली के बाद घर वापस लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अज्ञात लोगों के हमले के बाद दो समुदायों के बीच हुआ पथराव। मंगलवार शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मछुआरों के साथ मलपे इलाके में एक सम्मेलन के बाद बस में घर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर कस्बा बंगरे में हमला किया। हमले की खबर सुनते ही तोटा बंगरे में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता तुरंत कस्बा बंगरे पहुंचे और दो समुदायों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर पथराव। पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज की। इस मामले में कुल 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। डोकलम पर चिंता करने की कोई बात नहीं। आर्मी चीफ विपिन रावत ने कहा कि डोकलम में हालात सामान्य हैं। डोकलम में चीन को घेरने के लिए भारत ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चीन डोकलम में मोबाइल टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि चीन इस इलाके में अपना दखल लगातार बढ़ाता जा रहा है और सैन्य और आर्थिक शक्ति में इजाफा करना चीन का मुख्य मकसद है। आज से भूटान के विदेश मंत्री 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान डोकलम मसले पर भी चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित अन्य आरोपियों को आज पंचकुला की अदालत में पेश किया गया, जहां पर चार्ज फ्रेम को लेकर बहस हुई। वहीं चार्ज फ्रेम को लेकर सरकारी वकील ने आज अदालत में अपना पक्ष रखा। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 6 मार्च को होगी, जहां पर दोनों पक्ष एक बार फिर चार्ज फ्रेम को लेकर बहस करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी, जहां पर दोनों पक्ष चार्ज फ्रेम को लेकर एक बार फिर बहस करेंगे। देखना होगा कि अगली सुनवाई पर चार्ज फ्रेम होते हैं या फिर बहस ही जारी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला।